अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 20 एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहां हमने एसी सर्किट से रिलेटेड रेजिस्टर से पास होने वाले ऑल्टरनेट करंट को पढ़ा, कैपेसिटर से, इंडक्टर से, फिर उनको कंबाइन करके और आखिर में रेजोनेंस तक हमने बातों को समझा। तो अब बारी है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है कि एक रजिस्टर है आर जो कि 20 ओम्स का है। उसको कनेक्ट किया गया है इन सीरीज विद अ कैपेसिटर सी। एक कैपेसिटर के साथ ज्वाइन करा है इन सीरीज, जो कि 10 माइक्रो फैराड का है इन एन एसी सर्किट, यानी कि एक आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें हम एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, और यहाँ पर गिवन है इन सीरीज हमने इसको जोड़ा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स के बराबर है। तो मालूम करना है टोटल इम्पीडेंस। इम्पीडेंस से मुराद होती है कि उस पूरे सर्किट में करंट को रोकने के लिए कितनी ज़्यादा अपोजिशन मौजूद है, जिसे इम्पीडेंस कहते हैं, जो कि बेसिकली रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों की वजह से होगी मिलाकर। तो जो सर्किट होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। आरसी सीरीज सर्किट, वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं बट करंट दोनों से सेम गुजरता है। तो इनकी ना मिलाकर एक इम्पीडेंस होती है जो बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेटा से। तो आधा डेटा तो आपको क्वेश्चन में ही नज़र आ गया। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, कितनी रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है। रेजिस्टेंस को शो किया गया है आर से, और ये बराबर है 20 ओम्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो है कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस गिवन है सी, और ये है 10 माइक्रो फैराड के बराबर। माइक्रो का मतलब आपको पता होना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -6 फैराड। तो जहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ था वहाँ पे हमने लिख दिया 10 रेज टू दी पावर -6, ठीक है। और जिस ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स के साथ जोड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी बराबर है 50 हर्ट्स के। तो हमें कैलकुलेट करनी है टोटल इम्पीडेंस कितनी होगी, यानी कि इस पूरे सर्किट में जो करंट के लिए अपोजिशन है जिसको Z से जाहिर करते हैं, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। तो डेटा मुकम्मल हो गया। अब आइए इसका फॉर्मूला बताते हैं। देखो, जो इम्पीडेंस होती है ना, कौन से सर्किट्स के अंदर, आर सी सर्किट्स में, इन आर सी सर्किट्स जो टोटल इम्पीडेंस होती है यानी कि Z होता है वो एक्चुअली बराबर होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस, और क्योंकि कैपेसिटेंस है तो यहाँ पर आता है एक्स सी का स्क्वायर। यानी कि जो दोनों रेजिस्टर्स है ना, मतलब रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो तो आर होती है, और कैपेसिटर करंट को कितना रोकता है वो उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है, जिसको एक्स सी से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं इसको। आर तो हमें मालूम है, लेकिन एक्स सी एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स सी के लिए क्या है, एक्स सी का एक फार्मूला है, ये बात हम जानते हैं कि एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होती है 1/2 पाई एफ सी के बराबर। तो इसका मतलब ये पहले हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। सो एक्स सी बराबर आएगा 1/2, पाई होता है 3.14 के बराबर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50 हर्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम 50 हर्ट्स पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 50 हर्ट्स, और मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस की वैल्यू जो कि थी 10 एक्सपोनेंट -6 के बराबर, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर ब्रैकेट लगा के ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो आपने पुट करनी है, तब जाके करेक्ट आंसर आएगा। तो 1/, ये पूरी वैल्यू लिखते हैं, तो ये इक्वल आएगा 318.47 ओम्स के बराबर, ठीक है। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, क्योंकि वो भी अपोजिशन है करंट के फ्लो के लिए, तो उसका आंसर भी ओम्स में ही आता है। नाउ ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं हमारी, इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो कि था इम्पीडेंस बराबर होती है आर का स्क्वायर, रेजिस्टेंस हमें गिवन थी 20 ओम के बराबर, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 20 ओम प्लस एक्स सी की अपनी वैल्यू आएगी 318.47 का स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेंगे, और चाहो तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 318.47 का स्क्वायर, ठीक है। और जो भी आंसर आया उसका हम मालूम करेंगे स्क्वायर रूट। तो ये आंसर बराबर आ जाएगा 319.09, ठीक है, 319.09 ओम्स के बराबर। यानी कि इस सर्किट की जो टोटल इम्पीडेंस है
बेसिकली वो 319.09 ओम्स के बराबर आएगी। और जो क्वेश्चन में गिवन है, जो आंसर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो उसमें पॉइंट की मिस्टेक है, ये 318.2 होगा, जो कि एक्चुअली राउंड ऑफ होके 319 ओम्स के बराबर आया। ठीक है, तो वो मिस्टेक है बुक के अंदर, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एन इंडक्टर, एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कॉइल लगा हुआ है, इंडक्टर है, जिसकी इंडक्टेंस यानी कि एल गिवन है 0.5 हेनरी के बराबर। ठीक है, इंडक्टेंस गिवन है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्स, जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो बराबर है 100 हर्ट्स के। तो कैलकुलेट करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये प्योरली ना इंडक्टिव सर्किट है, जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है, बस एक ऑल्टरनेट करंट की सोर्स है और उसके साथ एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है। तो अब ये मालूम करना है कि ये करंट के खिलाफ कितना काम करेगा, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सही है ना, ये कितना इंडक्टर जो है वो करंट के फ्लो को रोकेगा, ये बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम एल से जाहिर करते हैं, वो 0.5 हेनरी के बराबर है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी एफ से जाहिर करते हैं और ये गिवन है 100 हर्ट्स के बराबर। सो सिर्फ हमें कैलकुलेट करनी है इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि एक ही चीज़ तो लगी हुई है यहाँ पे, तो जो करंट को रोकने की सलाहियत है वो सिर्फ इंडक्टर के पास होगी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम जाहिर करते हैं एक्स एल से। ठीक है, अब आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का। अगर एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है तो उसके अंदर जो एक्स एल है, यानी कि करंट को रोकने की जो सलाहियत है किसी भी इंडक्टर की, वो बराबर होती है 2πfl के बराबर। ठीक है, 2πfl, और वहाँ पे जो इंडक्ट कैपेसिटिव थी वो 1/2πfc होती है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है बराबर 100 हर्ट्स के, और इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी के बराबर। और इसका जो आंसर आता है बेसिकली एक्सएल का, वो भी ओम्स में ही आएगा, क्योंकि ये भी करंट को रोकने की सलाहियत है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 100 और इंटू 0.5, जो कि हेनरी है ना, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 314 ओम्स के बराबर। ठीक है, आप राउंड ऑफ करके 314 लिख सकते हैं। तो अगर एक सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है जो रिएक्टेंस है वो सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, जो कि एक्स एल के बराबर होती है। इसी तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक आर एल सर्किट है, आर एल सर्किट है जिसके अंदर एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। रेजिस्टर आर से जाहिर होता है 30 ओम्स के बराबर है, और एक इंडक्टर लगा हुआ है जो कि एल से शो करते हैं हम उसकी वैल्यू इंडक्टेंस की, वो 0.2 हेनरी के बराबर है। तो हमें टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्स के बराबर है। फिर वही बात है, टोटल अपोजिशन करंट के लिए कितनी होगी वो बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन में काफ़ी हद तक डेटा जो है वो गिवन है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस को शो करेंगे आर से, ये बराबर है 30 ओम्स। इसके बाद इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, इंडक्टेंस को हम जाहिर करते हैं एल से, और ये बराबर है 0.2 हेनरी। अब सिर्फ इन दोनों की वजह से जो इम्पीडेंस होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, टोटल इन दो की वजह से ना, Z कैलकुलेट करना है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी जिसे हम F से जाहिर करते हैं ये बराबर है 60 हर्ट्स के। सही है भाई। अब याद रखना सर्किट कौन सा वाला है, सर्किट है एक RL सर्किट। तो RL सर्किट की जो इम्पीडेंस है, इन RL सर्किट इम्पीडेंस दो चीज़ों की वजह से होगी, करंट की जो अपोजिशन है वो दो चीज़ों की वजह से होगी। एक तो होगी रजिस्टर की वजह से, और दूसरी होगी इंडक्टर की वजह से। रजिस्टर की वजह से जो होती है उसको तो हम आर से शो करते हैं, और जो इंडक्टर की वजह से होती है वो एक्सएल होती है। तो वही काम जो न्यूमेरिकल नंबर 1 में किया था ना, उसमें एक्स सी पहले अलग से मालूम करा था, यहाँ पे एक्स एल पहले अलग से मालूम करते हैं। ठीक है, तो एक्स एल का फार्मूला मैंने क्या बताया, 2πfl के बराबर होता है। तो एक्स एल कैलकुलेट करने के लिए 2 की वैल्यू इंटू पाई की वैल्यू, अच्छा फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्स, और इंडक्टेंस थी आई थिंक 0.2 हर्ट्स हेनरी, सॉरी। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0.2 हेनरी।
एक्सएल कैलकुलेट करेंगे, फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो एक्सएल की वैल्यू के लिए 2 इंटू 3.14, ठीक है, 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा बराबर 75.36 ओम्स, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस है, करंट की अपोजिशन है, तो ये आंसर आएगा ओम्स में, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ताकि टोटल इम्पीडेंस आ जाए। टोटल इम्पीडेंस बराबर आएगी आर का स्क्वायर, ठीक है, जो कि 30 ओम्स था, तो ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 75.36 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको अलग से कैलकुलेट करने के बजाय ना आप डायरेक्ट भी इधर फार्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो 30 का स्क्वायर प्लस 75.36 का स्क्वायर, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर रूट लेना है ताकि इम्पीडेंस आ जाए। ये आएगी इम्पीडेंस 81.1 ओम्स के बराबर। तो इस आर एल सर्किट में दो चीज़ों की वजह से इम्पीडेंस है, आर की वजह से और इंडक्टर की वजह से, तो दोनों का टोटल करके स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लिया। डन। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन आरसी सर्किट। अब एक आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में क्या होता है, एक रेजिस्टर लगा हुआ होता है और एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक है। रेजिस्टर की वैल्यू 50 ओम्स के बराबर है, जो यहाँ पे रेजिस्टर है 50 ओम का है, और जो कैपेसिटेंस है वो 20 ओम की 20 माइक्रोफैराड की है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस चाहिए। अब ज़रा कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, हमें सिर्फ कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम करनी है, हमें इम्पीडेंस मालूम नहीं करनी। इम्पीडेंस टोटल होती है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सिर्फ कैपेसिटर की होती है। तो रेजिस्टर चाहे जितना भी बड़ा या छोटा जुड़ा हो, उससे कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात आपने याद रखनी है। अब डेटा में तो लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन रेजिस्टेंस का याद रखिएगा कोई काम नहीं है कैपेसिटिव रिएक्टेंस में, वो तो कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। सो रेजिस्टेंस आ गई 50 ओम, कैपेसिटेंस सी से जाहिर करते हैं 20 माइक्रोफैराड है, और माइक्रो का मतलब आपको पता है 10 रेस टू दी पावर -6 होता है, तो 20 एक्सपोनेंट -6 फैराड। और मालूम करनी है हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को जाहिर किया जाता है एक्स सी से। ओके, तो जस्ट आपने एक्स सी का फॉर्मूला पुट करना है कि एक्स सी किसके बराबर होता है। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी, वो एक्चुअली बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी के बराबर। यानी सिंपल बस फ्रीक्वेंसी चाहिए और हमें वैल्यू चाहिए कैपेसिटेंस की। अच्छा, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सपोज कर लेंगे 50 हर्ट्स के बराबर, क्योंकि एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्स ही होती है। तो हम इस क्वेश्चन को ना 50 हर्ट्स से ही सॉल्व कर लेंगे। बाकी अगर पेपर में या किसी और कहीं पर आप देखेंगे तो यकीनन फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी, तो फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 50 हर्ट्स से, ठीक है ना, क्योंकि मेंशन नहीं है और पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स के बराबर है। सो 1 ओवर ब्रैकेट लगा के 2 पाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और कैपेसिटेंस था 20 माइक्रोफैराड यानी एक्सपोनेंट -6। कैलकुलेटर में ब्रैकेट लगा लिया करो, बच्चे गलती कर लेते हैं अक्सर। सो 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 और इंटू 20 एक्सपोनेंट -6, 159.2 ओम्स के बराबर, ठीक है। अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो इसका आंसर भी ओम्स में ही आएगा। सो 1/2 पाई एफ सी बराबर आ जाएगा दिस वैल्यू के। बाकी अब ये जो वैल्यू है यकीनन उसके लिए उन्होंने कोई और फ्रीक्वेंसी दी होगी जो यहाँ पे मिसिंग है, तो मैंने आपको बताया तरीक़ेकार यही है। फ्रीक्वेंसी की जो डिफरेंट वैल्यू होगी वो जो है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो बहरहाल वो मैच कर जाएगा आंसर। बट मेथड यही है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। आइए अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक एसी सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 40 ओम की, एक रिएक्टेंस गिवन है डायरेक्ट 30 ओम्स के बराबर, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी गिवन है डायरेक्ट 20 ओम्स के बराबर। तो हमें इम्पीडेंस ट्राइंगल ड्रॉ भी करना है और कैलकुलेट करना है टोटल इम्पीडेंस को। इस मर्तबा सर्किट में तीनों चीज़ें लगी हुई हैं, एक इंडक्टर भी लगा हुआ है, एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है और एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो टोटल इम्पीडेंस भी चाहिए और इम्पीडेंस ट्राइंगल भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है,
आर से जाहिर करेंगे, 40 ओम्स है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल से जाहिर करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ये बराबर है 30 ओम्स के, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी है जो बराबर है 20 ओम्स के। ठीक है, इम्पीडेंस ट्राइंगल तो ड्रॉ कर ही लेंगे। सबसे पहले मालूम कर लेते हैं इम्पीडेंस कितनी होगी टोटल, ये हमें कैलकुलेट करनी है। इम्पीडेंस जिसे हम जाहिर करते हैं Z से। अब क्योंकि ये जो सर्किट है वो तीनों चीज़ें लगी हुई हैं इसमें, RLC सर्किट है, तो याद रखिए अगर RLC सर्किट होता है तो इम्पीडेंस जो है वो कैलकुलेट होती है R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा XL भी पता है, XC भी पता है, R भी पता है, तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ ही पुट करनी है। ठीक है, तो Z निकालने के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। Z बराबर आएगा अंडर रूट, रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, रेजिस्टेंस है बराबर 40 के, तो 40 का स्क्वायर प्लस XL 30, XC 20, ये आ गया स्क्वायर। इसका मतलब Z बराबर आ जाएगा, इसका अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 30 माइनस 20, ये बराबर होता है 10 के, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर आएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 1600 प्लस 100 यानी कि 1700 आएगा। तो स्क्वायर रूट मालूम करना है हमें 1700 का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1700, स्क्वायर रूट ऑफ 1700 इज इक्वल टू 41.23। ये आ गई इम्पीडेंस, टोटल कितनी होगी 41.23 ओम्स के बराबर। सही है भाई। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब हमें ड्रॉ करना है इसका जो इम्पीडेंस ट्राइंगल है उसको हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम आप रखें, सबसे पहले आर को आप ड्रॉ करें एज अ बेस। ठीक है, आर कितना है, आर था 40, तो 40 के लिहाज से लेट से हम ऐसा कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 ओम्स के। ठीक है, ये हमने एक स्केल सेलेक्ट कर लिया, हमारा स्केल ये है कि 1 सेंटीमीटर 10 ओम के बराबर है। ठीक है, अब रजिस्टर बनाना है 40 ओम का, तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन होगी और एक्चुअली ये शो करेगी रेजिस्टेंस को। अब इसके साथ क्या ऐड करना है, इसके साथ मुझे ऐड करना है इस वैल्यू को, ये जो होता है इसको XT से जाहिर किया था हमने, टोटल इम्पीडेंस कितनी है अदर देन रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर 10 आ रहा है। 10 का मतलब 1 सेंटीमीटर होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लाइन बनाएंगे 1 सेंटीमीटर लंबी। तो लेट से ये आ गई लाइन हमारे पास XT की, जो कि एक्चुअली कितना है, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, जो कि हमने कैसे मालूम करा है XL माइनस XC करके। ठीक है, जहन में रखना है इसको। अब रिजल्टेंट मालूम करना है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आ गया फर्स्ट वाला फेजर, ये लास्ट वाला, इसको एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करेंगे, ये आ जाएगी इम्पीडेंस। और जब आप इसकी लेंथ को मेजर करोगे बच्चों, तो आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो 4.1 समथिंग आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब 4.1 जो सेंटीमीटर्स में आएगा, जब उसको हम ओम्स में कन्वर्ट करेंगे तो बराबर आ जाएगा 41.23 के। और कोई पर्टिकुलर एंगल भी आएगा, चाहो तो उसको ही मेजर कर लो। हो सकता है कि अगर एंगल रिक्वायर्ड होता तो वो इस इम्पीडेंस ट्राइंगल को ड्रॉ करके हम मालूम भी कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक सीरीज RL सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। रेजिस्टर की वैल्यू 25 ओम्स है और इंडक्टेंस जो है वो 0.1 हेनरी के इक्वल है। सो कैलकुलेट करें फेज एंगल। अब इसमें कैलकुलेट करना है फेज एंगल को और इम्पीडेंस को, जो कि सिर्फ दो चीज़ों से होगी, R से होगी और L से होगी। तो यहाँ पर ना इम्पीडेंस ट्राइंगल तो नहीं ड्रॉ करना, लेकिन हमें फेज एंगल ज़रूर मालूम करना है। ठीक है, जो कि उस ट्राइंगल के अंदर ही मैंने आपको बना के दिखाया था ना, एक्चुअली वो एंगल यहाँ पे मालूम करना है, लेकिन हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम बाय फार्मूला इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक RL सर्किट की रेजिस्टेंस 25 ओम्स और जो वैल्यू है इंडक्टेंस की L की, ये 0.1 हेनरी है। ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें फेज एंगल, फाई से जाहिर किया जाता है,
ठीक है, ये एक्चुअली कैलकुलेट करना है हमें। और फिर हमें कैलकुलेट करनी है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम जाहिर करते हैं Z से, चाहे वो RC सर्किट हो या RL सर्किट हो। और इन दी एंड फ्रीक्वेंसी भी पता है हमें। फ्रीक्वेंसी यानी कि F बराबर है 80 हर्ट्ज़ के बराबर। ठीक है जी। अब वैसे फार्मूला क्या होगा इम्पीडेंस का, अगर यहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि सिर्फ RL सर्किट है, तो इन RL सीरीज सर्किट है, उसमें क्या फॉर्मूला बनता है इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस बराबर आती है अंडर रूट आर का स्क्वायर आएगा प्लस XL का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। XL अलग से निकालेंगे, पुट करेंगे तो इम्पीडेंस आ जाएगी। कैपेसिटर तो है नहीं कि हम XC को इन्वॉल्व करें, तो XL का क्या फार्मूला होता है, XL बराबर होता है 2πfl। तो सारी चीज़ें पता है हमें, 2 पता है, पाई पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, और इंडक्टेंस भी गिवन है 0.1 के बराबर। तो यहाँ से तो हम XL कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 80 इंटू 0.1 इट इज़ इक्वल टू 50.24। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 50.24 ओम्स के बराबर है। दोनों रेजिस्टर तो पहले से पता है 25 है, और ये 50.24 आ गया। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इम्पीडेंस बराबर आएगी सबसे पहले R की वैल्यू, R है बराबर 25 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 का स्क्वायर प्लस, अच्छा R 25 था, और इंडक्टेंस आई है हमारे पास 50.24, ये आ गया हमारे पास 50.24 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेंगे, फिर डायरेक्ट आंसर आएगा। 25 का स्क्वायर प्लस 50.24 का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेते हैं, तो आंसर आएगा हमारे पास 56.1। तो टोटल इम्पीडेंस जो है वो 56.1 के बराबर है। ठीक है, इस पूरे सर्किट की। ना अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें कैलकुलेट करना था फेज एंगल। फेज एंगल, ठीक है। अब फेज एंगल बेसिकली उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, XL डिवाइड बाय R के बराबर। ठीक है, अगर उससे एंगल से आप कैलकुलेट कर लो तो देखो R हम बनाते हैं एक्स एक्सिस में, ये R आता है, और इम्पीडेंस सिर्फ XL की वजह से है, तो लेट से ये वाली वैल्यू आ गई XL की, और ये जो है वो टोटल इम्पीडेंस होती है। तो ये जो एंगल होगा फाई, आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो क्या वैल्यू है परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर बराबर है XL के, और बेस बराबर है R के, तो ये आ जाएगा 10 फाई, क्योंकि एंगल फाई है। इसी तरीके से फाई की वैल्यू को अलग करते हैं, तो 10 इनवर्स बराबर आ जाता है XL डिवाइड बाय R। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो ड्रॉ करके, और डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। सो XL कितना आया था, XL आया था 56.1, और रजिस्टर की वैल्यू है 25। तो दोनों को डिवाइड करना है और 10 इनवर्स मालूम कर लेना है, यानी कि 56.1 डिवाइडेड बाय 25। तो 10 इनवर्स मालूम करेंगे इस वैल्यू का, ये आंसर आएगा 65.9 के बराबर। डिग्रीज में लिखेंगे आंसर। ठीक है भाई, तो हमारे पास आंसर आ गया। ये आ गई इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया फेज एंगल। क्वेश्चन नंबर 7। एक पैरेलल आरसी सर्किट है, इस मरतबा एक पैरेलल आरसी सर्किट है जिसमें आर और सी पैरेलल जुड़े हुए हैं, और करंट जो है फ्लो कर रहा है। जाहिर सी बात है दोनों में से डिफरेंट फ्लो करेगा। यहाँ से फ्लो करने वाले करंट को हम बोलते हैं आई आर, और कैपेसिटर से गुजरने वाले करंट को बोलते हैं आई सी। ठीक है, तो रजिस्टर की वैल्यू भी गिवन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन है। हमें टोटल करंट मालूम करना है जो इससे पास हो रहा होगा, और फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्स है। तो आई आर अलग है, आई सी अलग है, फिर दोनों को ऐड करके हमें टोटल करंट जो है ना मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा बनाते हैं, फिर सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है R की वैल्यू, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू,
ये रेजिस्टेंस है R 60 ओम्स, और फिर आ गई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस यानी कि C 30 माइक्रोफेराड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। उसके बाद टोटल करंट मालूम करना है, डेटा में भी उसको पहले मेंशन कर लेते हैं। टोटल करंट यानी कि आई हमें कैलकुलेट करना है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ बराबर है 120 हर्ट्स के। और एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना 60 वोल्ट, ये वोल्ट गिवन है आपको, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिख दिया। इसमें जो वोल्टेज है ना ये गिवन है, V बराबर है 60 वोल्ट के। ये आंसर नहीं है, क्योंकि देखो आंसर तो हमें करंट मालूम करना है, तो आंसर तो एम्पियर में आना चाहिए। ये जो वोल्ट में दिया हुआ है ना, बेसिकली ये गिवन वैल्यू है वोल्टेज की, जिसको यूज़ करके जो है ना हम लोग करंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, अगले पेज पर आकर करंट को फाइंड कर लेते हैं। और देखो यहाँ पर ना एक्चुअली हम लोग यूज़ करेंगे ओम्स लॉ को। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर मुझे करंट मालूम करना है तो करंट बराबर आता है, ऊपर वोल्टेज की वैल्यू होती है और नीचे वो फैक्टर लिखते हैं जो अपोज करता है करंट के फ्लो को। ठीक है, तो अब दोनों केसेस में ना डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। इन रजिस्टर जब बारी आती है रजिस्टर की तो रेजिस्टेंस ही अपोज करती है, तो मैं बोलूँगा वो करंट जो कि पास हो रहा है किससे, रजिस्टर से, वो बराबर आएगा V ओवर R के। वोल्टेज था बराबर 60 वोल्ट के, तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया 60, और डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू है, डिवाइड बाय वैल्यू है R। रजिस्टर देखना पड़ेगा कितना था, रजिस्टर की वैल्यू है 60 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब रजिस्टर से पास होने वाला करंट तो बराबर है 1 एम्पियर के। ये तो 1 एम्पियर आ गया सीधा सीधा, जो कि हमने मेजर कर लिया। ठीक है, इसी से आगे जब बढ़ते हैं तो अब हम मालूम कर लेते हैं वो करंट जो कि पास हो रहा होगा किससे, फॉर दूसरी चीज़ देखो हमें क्या चीज़ गिवन है यहाँ पे, कैपेसिटर, जिसको हमने IC से जाहिर किया था ना। तो हम मालूम कर लेते हैं कैपेसिटर में करंट कितना गुजरेगा इन कैपेसिटर। कैपेसिटर का भी यही फार्मूला बनेगा, बट देखो वैल्यू डिफरेंट आएगी। कैपेसिटर के केस में IC लिखेंगे, वोल्टेज लिखेंगे, और नीचे वो वैल्यू लिखेंगे जो अपोज कर रही थी। और अपोज करने वाली वैल्यू क्या होती है कैपेसिटर वाले केस में, वो होती है XC। XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो वोल्टेज डिवाइड बाय 1/2πfc होगा, जो कि अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो एक्चुअली वो बराबर आ जाएगा वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 2πfc। तो यहाँ से वो करंट मालूम हो जाएगा जो कैपेसिटर से गुजर रहा है। सो वोल्टेज की वैल्यू 2 पाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्स थी, ठीक है, और कैपेसिटेंस कितनी थी मैं भूल गया, 120 हर्ट्स, कैपेसिटेंस थी 30 माइक्रोफेराड के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 और 10⁻⁻⁻⁶। ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो करंट जो कि पास हो रहा होगा कैपेसिटर से, 60 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 120 और 30 एक्सपोनेंट -6, 1.35 एम्पियर के बराबर। ठीक है, ये वो करंट आ गया जो रजिस्टर से गुजर रहा है, ये वो करंट आ गया जो कि गुजर रहा है कैपेसिटर से। और फाइनली हमें क्या मालूम करना है, फाइनली हमें मालूम करना है टोटल करंट। ठीक है, अब याद रखना टोटल करंट ऐसे सीधे सीधे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम वेक्टर फॉर्म के अंदर काम करते हैं, फेजर्स बनाते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा ना बेसिकली, जिसको हम आई से शो कर देते हैं, ये बराबर आएगा √IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर, क्योंकि वो इन फेज नहीं होते। याद रखिए जो सीधा सीधा हम ऐड करते हैं ना, वो हम तब ऐड करते हैं जब दोनों फैक्टर जो है वो इन फेज हों। और यहाँ पर आपको पता है RC पैरेलल सर्किट के अंदर जो करंट होता है रेजिस्टर से और कैपेसिटर से गुजरने वाला, उनके दरमियान में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्रीज। और 90 डिग्रीज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पूरा हमने डिस्कस किया था जब इसका लेक्चर कवर किया था। इस वजह से टोटल करंट के लिए ना हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो IR आया है 1 एम्पियर के बराबर, सो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 1.35 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा करंट। सो स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है, +1.35 का स्क्वायर,
स्क्वायर करके ऐड करके और फाइनली इसका रूट फाइंड करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.68 एम्पेयर के बराबर। ठीक है, तो इस सर्किट से जो टोटल करंट फ्लो करेगा जो हमें मालूम करना था वो है 1.68 एम्पेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। एक RLC सर्किट है जिसमें रेजिस्टर की वैल्यू 50 ओम है, इंडक्टर की वैल्यू जो है वो 0.5 हेनरी है और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 50 माइक्रोफैराड के बराबर है और हमें कैलकुलेट करनी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक रेजोनेंस वाला सर्किट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। आर की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ठीक है, और एल की वैल्यू भी पता है। तो पहले लिख देते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस बराबर है आर के 50 ओम। इंडक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस है एल 0.1 हेनरी और लास्ट में आ गई कैपेसिटेंस की वैल्यू सी 50 माइक्रोफैराड और माइक्रो का मतलब आपको पता है 10⁻⁻⁻6 फैराड होता है। अच्छा जी, कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, एफ आर से इसको जाहिर करते हैं। ठीक है, अब वैसे तो आप जो है ना इसके न्यूमेरिकल में इसका डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, बट वो कहाँ से आया वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि एक्चुअली बराबर होता है 1/2π√LC के बराबर। इंडक्टर की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू, स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, आई कहाँ से है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। देखो वैल्यू कहाँ से आई मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, हमें पता है कि रेजोनेंस कब होता है जब जो XC है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बराबर हो जाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस के। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं ना तब जो है वो रेजोनेंस होता है, यानी कि मैक्सिमम करंट पास होता है। वो पूरा रेजोनेंस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2πFC और XL की वैल्यू होती है 2πFL। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को अलग कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, F लिख दिया यहाँ पर और बाकी वैल्यूज इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 4π² L आ जाएगा और C आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चली गई। अब वैसे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और इसका स्क्वायर हो गया ना, F से F मल्टीप्लाई होके F स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट लेंगे तो F बराबर आ जाएगा 1/√4π² LC। 4 का स्क्वायर रूट भी हो सकता है, पाई स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट हो सकता है, तो ये बाहर आके 2π हो जाएंगे, अंडर रूट में LC बचेगा और नाम हम इसका FR दे देंगे क्योंकि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, तो एक्चुअली ये एक फार्मूला होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप इसको डायरेक्ट ना अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, पर आया कहाँ से ये आपको पता होना चाहिए। वैल्यूज पुट कर देता हूँ ताकि FR कैलकुलेट हो जाए। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट FR इज इक्वल टू 1/2π√। इंडक्टर की वैल्यू कितनी थी, इंडक्टर है बराबर 0.1 के और कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैराड। अब चाहो तो इसको एक साथ कैलकुलेट कर लो या स्क्वायर रूट पहले निकाल लो। तो 50 ये हो जाएगा हमारे पास 50 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, 50 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसका आप स्क्वायर रूट मालूम कर लो। 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 और ये जो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया इसका आंसर आ गया हमारे पास 2.23 10⁻⁻3। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू हमें पुट करनी है कैलकुलेटर के अंदर, ब्रैकेट लगा के 1/2 इंटू 3.14 इंटू 2.23 एक्सपोनेंट -3। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 71.2 हर्ट्स के बराबर। यानी कि इस सर्किट के अंदर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली बराबर है 71.2 हर्ट्स के बराबर। ठीक है जी, सो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 20 यानी कि एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल। आई होप समझ में आ गए होंगे। अब आपने करना क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है और कोई भी कन्फ्यूजन अगर दरमियान में आती है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।